हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ बायोलॉजी में। लेकिन किस एग्जाम के लिए? तो वो बच्चा आरआरबी, एनटीपीसी और जीडी की प्रिपरेशन। इतना सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही है ना, क्योंकि दिवाली आ रही है तो हमारी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए और गवर्नमेंट आप पे मेहरबान है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, इसके लिए आपको क्या चीज़ करनी है? करियर क्रैक आपको फॉलो करना है। ब्लाइंडली कर सकते हैं क्योंकि आप हम पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। टाइमली लेक्चर्स मिल रहे हैं, प्रिपरेशन पूरी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे। बिना देरी के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भोले बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, बायो में ही पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन सेल पढ़ेंगे। वो नहीं कि जो हम बैटरी बोलते हैं या फिर जिससे टीवी का रिमोट चल रहा है, वो नहीं। आज हम मानव शरीर में जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और टॉपिक देखिए, इतना अच्छा सा टॉपिक है ना, मतलब आता है एग्जाम में क्वेश्चन ये, और थोड़ा टफ भी आपको लगता होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक टफ लगता था तो आगे नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है, बिल्कुल और ऑनेस्टी के साथ में ना लेक्चर को सुनना है, और उसके साथ साथ में आपको बिल्कुल फोकस करना है। ये माइंड में सेट मत करिएगा कि हमें नहीं आएगा, फिर तो सच में नहीं आएगा, फिर तो साक्षात प्रभु भी धरती पे आ जाएंगे ना तो भी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो दिमाग में पॉजिटिविटी लेके चलनी है कि हम ज़रूर कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि यस मैम, हम नोट्स भी बनाएंगे और स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत करेंगे हम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल यानी कि कोशिका क्या होती है। सबसे पहली चीज़ आती है सेल के बारे में कि पता होना चाहिए ना क्या होती है। तो देखिए, सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके आसपास में, जिनमें जान है, जैसे आप है, जैसे कि मैं हूँ, आप एनिमल्स को देखिए, प्लांट्स को देखिए, तो उनके अंदर ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर एक फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि एक प्रक्रियात्मक इकाई होती है जो कोई भी काम करने में हेल्प करती है। जैसे मानिए आपको कोई काम करना है तो आपको अपने हाथ पैरों की जरूरत पड़ेगी। एग्री करते हैं इस चीज़ पे? लाइक कि आपको अगर कुछ खाना है, खाने के लिए बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए हाथों का इस्तेमाल है। अगर आपको नहीं भी बनाना, बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो भी तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हाथ जो है हमारे ऑर्गन्स में आ गए, लेकिन उनसे भी चीज़ें जो स्मॉलेस्ट थिंग्स होती है ना, उनसे मिलके हमारी बॉडी बनी होती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेल यानी कि कोशिका। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी इंसानों के शरीर की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ह्यूमंस के अलावा इसमें एनिमल्स भी आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल जज्बाती नहीं होना कि मैम सिर्फ ह्यूमंस ही आएंगे क्या। ये पेन ना कैप्चर नहीं कर रहा है, आप लोगों की तरह हो गए इस पे। ह्यूमंस भी आएंगे इसमें, ठीक है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। तो कोशिका सभी जीवित जीवों की क्या है, मूलभूत इकाई है, जो जीवन के निर्माण खंड के रूप में क्या करती है, काम करती है। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम है, एक्टिविटीज़ हैं, वो हैं, या हमारी बॉडी जो बिल्ड हो रही है, मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं एक एज से, एक इन्फेंट से लेके टिल डेथ तक, आप ओल्ड एज तक ग्रो करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में सेल यानी कि कोशिका का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। लगा सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे बैटरी होती है ना, रिमोट का सेल काम नहीं करता तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, क्या जग सुना सुना वाइब्स आती हैं। तो ऐसे ही है कि सेल जो है हमारे लिए, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सेल क्या है, कोशिका एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है, इकाई होती है, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये सेल है, बहुत छोटी होती हैं, बिल्कुल नेकेड आइज से आपको नहीं देखने को मिलती है, पर इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे सेल के ना टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि सेल ह्यूमन बॉडी है, उसके लिए क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, और ह्यूमन बॉडी अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब देखिए, आपके पास आपका हार्ट होता है, उसके अलग काम है। ये वाले हार्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाले का तो एक ही काम है, ये वाला नहीं। आपका जो ह्यूमन हार्ट है, जो मुट्ठी जैसा, बंद मुट्ठी जैसा जो स्ट्रक्चर है, उसका अपना अलग काम है। इसके अलावा आपके लंग्स अलग वर्क कर रहे होते हैं, ब्रेन में एक्टिविटीज़ अलग चल रही होती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसीलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ले रखे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी हमने ले रखी है, तो ऑब्वियसली जो सेल है ना, वो एक टाइप की तो हो नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी होती है। इसीलिए सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास। ये जो टाइप्स है, इनमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मसल सेल होती हैं, कुछ स्किन सेल्स होती हैं, कुछ ब्रेन सेल होती हैं, कुछ ब्लड सेल होती हैं, कुछ नर्व सेल होती हैं। तो अलग अलग टाइप की ना कोशिकाएं हमारे पास में पाई जाती हैं। कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बता सकते हैं आप मुझे। आ ही रहा होगा, वैसे मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छा है, तो आपने सुना ढंग से नहीं है, तो अब दोबारा सुनिएगा। ओके, नाउ देखिए,
इसके साथ में ना ये जो है ना ये बड़ी सेल्स हैं, इसके साथ साथ में और भी सेल्स होती हैं, स्पर्म सेल है, एग सेल है, ये मेल में हो गई, ठीक है, ये फीमेल में होती हैं। उसके अलावा रूट हेयर सेल हैं और नर्व सेल है, मसल सेल हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं। एक्चुअल में जो आरबीसी हैं यानी कि रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसे हम कॉर्प्यूल्स बोलते हैं, लेकिन हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो हम उसको सेल में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स आते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कोशिका यानी कि सेल जो कि क्या है, फंडामेंटल है, प्लस में बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको क्या याद में रखनी है कि जो सेल है उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एग्जाम में कभी आज तक ऐसे नहीं आया कि ये इनमें से कौन सा सेल का टाइप नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। आएंगे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन ये चीज़ें पढ़नी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये सेल्स हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ पे ना दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं सेल की। वैसे तो हम ना जब डिवीजन पढ़ेंगे, मतलब सेल का जब डिवीजन पढ़ेंगे, तो मैं आपको 3 मेजर डिवीजन पढ़ाऊंगी। एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यानी कि एक कोशिक और बहुकोशिक। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और इसके अलावा एक और डिवीजन होगा जिसको कहते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ऐसे ना रैंडमली हम देखें तो सेल बहुत सारे टाइप के, इसलिए सेल का डिवीजन भी अलग अलग है। लेकिन ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो सेल को दो तरीके से ही बांटा गया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ह्यूमंस की आप बात करते हैं ना, तो आप जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन करते हैं तो आप दो मेन तरीके से करते हैं। एक आपने कर दिया एनिमल्स में और एक कर दिया आपने प्लांट्स में। एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम लोग आ गए क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन उनके जैसा ही होता है। उसके अलावा हमारे जो लाइफ साइकिल चलती है, खाना खाना है, रिप्रोडक्शन है, और खाने को डाइजेस्ट करना है, खाने का एक्सक्रीजन है, बॉडी से खाने का बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर होती है हमारी एनिमल्स के साथ में, इसलिए एनिमल्स को ही ह्यूमंस और मतलब दोनों को सेम कैटेगरी में डाल दिया जाता है। प्लांट जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होता उनमें, मतलब वो मूव नहीं करते अपनी जगह पे बिना आपकी हेल्प के। कभी हुआ है ऐसा, तुलसी का पौधा आपने घर में बाहर रखा और शाम को आप देख रहे हैं कि वो कहीं और ही है, ठीक है, पड़ोस वाली तुलसी के पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें होती हैं कि प्लांट्स अपने आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप मूव करवा रहे हैं, इसलिए उनको हमने एक सेपरेट कैटेगरी में रख दिया। उनका रिप्रोडक्शन हमारे जैसा नहीं होता, अलग तरीके से उनमें प्रजनन होता है। जो नए प्लांट्स होते हैं वो अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए हमने दो मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जब सेल पढ़ते हैं तो ब्रॉड लेवल पे हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक क्या होता है मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिक और बहुकोशिक। एक का मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेल में ह्यूमंस तो आ नहीं सकते क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको दिए, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, नर्व सेल है, ये सेल है, वो सेल है, फलाना दिन का, कितने सारे एग्जांपल दिए ना। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, यानी कि हम लोग जिसमें आते हैं। मल्टी का मतलब क्या है, बहुकोशिक, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल है ना उनकी दो मेजर बड़ी श्रेणियां हैं। एक आती है वन सेल में यूनिसेलुलर और एक आती है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिक। बहुकोशिक, बहु का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल और यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक कोशिक यानी कि सिंगल कोशिका, एक ही कोशिका जिसमें होती है। तो ऐसे आपको डिवीजन यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, एक कोशिक है, यानी कि इनके अंदर क्या है, एक कोशिका पाई जाती है। और ये मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये क्या है, बहुकोशिक है। इसका मतलब इनके अंदर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। मल्टी सेलुलर में प्लांट्स आ गए, उसके अलावा ह्यूमंस हैं। यहाँ पे ये बच्चा बना दिया, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, अपने पड़ोसन को इमेजिन कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को इमेजिन कर लीजिए, जो आपको इंसान सबसे पसंद हो ना उसको यहाँ इमेजिन कर लीजिएगा। और ये क्या है, यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, शैवाल वगैरह, ये चीज़ें आती हैं यूनिसेलुलर, यानी कि जिनमें क्या होता है, एक कोशिका होती है। अब ना इसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे जो एक कोशिक जीव है ना, उनमें ये नुकसान है कि उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज़, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल सा होगा, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। अब जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे उनको समझने में। आप एक सिंपल सी बात समझिए, आप अपने घर पे डेली राइस और दाल खा रहे हैं, मतलब दाल चावल डेली बना रहे हैं, और सिंपल सी दाल बना रहे हैं, कितनी देर लगी, नहीं देर लगेगी। आपके घर पे गेस्ट आ गए, और गेस्ट भी आपके बुआ जी फूफा जी हैं, आपको बनाने बहुत 56 भोग बनाना है, आपको वैरायटी ऑफ फूड बनाना है, तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें इधर उधर बिगड़ जाएँ, कुछ आपके मम्मी पापा का प्यार आपके ऊपर बरस जाए, हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे ही जो यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपलर होता है, बहुत ही नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है। और जो मल्टी सेलुलर है यानी कि बहुकोशिक है, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिक, ये हो गया मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिक। आगे देखिए, अब
इतनी देर से मैं सेल 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 करे जा रही हूँ, सेल को डिस्कवर किन्होंने किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब भी बात आएगी ना सेल से रिलेटेड कि डिस्कवर किन्होंने किया, फादर रिलेटेड पूछा जाए, तो सेल में आप एक नाम सबसे कॉमन आपको याद रखना है, वो नाम है रॉबर्ट हुक का, ठीक है। कॉर्क जो होता है उससे इन्होंने बताया था सेल के बारे में। जो वर्ड है ना, ये टर्म जो है सेल वर्ड, कोशिका वर्ड, इसको कॉइन क्या किया था, किनके थ्रू, रॉबर्ट हुक के थ्रू। इसको समझते हैं इस पॉइंट को। डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो ये जो है ना रॉबर्ट हुक है, इन्होंने 1665 में क्या दी थी, ये टर्म सेल दी थी, यानी कि कोशिका टर्म को दिया था। लेकिन एक और नाम है एंटोन वेन लूहॉक, इन्होंने क्या किया था कि सिंपल जो माइक्रोस्कोप व्यू होता है वाटर पे, मतलब जैसे ठहरा हुआ पानी है उसके ऊपर एक सिंपलेस्ट जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो इन्होंने दिया था। अगर रॉबर्ट हुक का नाम आता है तो टर्म उन्होंने कॉइन करी थी कॉक की हेल्प से, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े से याद रखने हैं। वैसे बस एक ही क्वेश्चन बनता है अभी तक एग्जाम में, अगर आपने देखा हो तो रॉबर्ट हुक का नाम आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको ना पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना कैसे आपसे पूछे गए हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितनी भी देर भय करी, अगर आपने वो नहीं ध्यान से सुना ना कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली स्लाइड को आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये पूरी स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट्स बना लीजिएगा और नलाई को मेहनत कर लेना, ये नहीं स्क्रीनशॉट लेके बस आप लोग करे जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट हुक जो है ना, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, मतलब उन्होंने बताया था सेल के बारे में। और ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने अपनी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। इसके अंदर इस इंसिडेंट के बारे में, इस डिस्कवरी के बारे में क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया गया है। जैसे मानिए कल को मैं कुछ बहुत बढ़िया सा अचीव करती हूँ तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसका जिक्र कर दूँ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था और फिर ये हो गया। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही सेम इन्होंने भी किया था। इसके अलावा सेल विच वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वॉज अ डेड सेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो कोशिकाएं हैं उनकी डिस्कवरी दो तरीके से पूछी जाती है। पहला एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी थी ना, वो कैसी थी, डेड सेल थी, यानी कि मृत थी, जान नहीं थी उसमें। एक क्वेश्चन बनता है कि जो लिविंग सेल है वो सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर करी थी। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। सेल हमेशा आपको डिस्कवरी के टाइम पे दो पढ़नी है, एक पढ़नी है डेड सेल और एक कौन सी, लिविंग सेल, यानी कि जीवन था जिसके अंदर जान थी, जो जी रही थी, ठीक है, समझे इतना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट जो लिविंग सेल थी वो डिस्कवर किनके थ्रू करी थी, एंटोनी वेन लूहॉक, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो ठहरा हुआ पानी है, पॉन्ड वाटर है, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था, उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। डेड सेल की बात होगी तो नाम आपको क्या याद रखना है, रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना है। और अगर लिविंग सेल की बात होती है तो आपको किनका नाम याद रखना है, एंटोन का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ना एंटोनी, ये याद रख लीजिएगा प्लीज़। और प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है जो सेल का, वो क्या है, कार्बन है, ये भी पूछ लिया जाए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, सिंबल होता है 6, और कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा जाता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है, चतुसंयोजकता, ठीक है। 4 वैलेंसी होती है, इजीली डोनेट कर सकता है, इजीली कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा जाता है। अगर कभी आपने गलती से 11-12 में साइंस ली हो और आपने बुक पढ़ी हो तो उसमें देखेंगे कार्बन पे अलग से चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। 10th की एनसीईआरटी में भी आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से चैप्टर है। कभी गलती से ऐसी चीज़ें आपने देखी हो, एनसीईआरटीज उठा के देखी हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि देख लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे पार्टी। तो आप देखिए दो चीज़ एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे याद रहेगा आपको बताना। लिविंग सेल, ठीक है, और डेड सेल, दोनों के जनक देख लीजिएगा। इसके अलावा कार्बन जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 6 है, सिंबल क्या है, कैपिटल सी से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली जीवित कोशिका की खोज आपको याद रखनी है। रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी थी कोशिका की, वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को ना लाइफ में ऐसी स्टेज आए कि जहाँ पे आपको अपना नाम और ये वाली स्लाइड दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े कि कौन सी चीज़ आपको याद रहेगी। मेमोरी लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाली स्लाइड वो आपको उस टाइम पे चूज़ करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल। जनक के बाद में अब इनकी स्टडी कर लेते हैं। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जीव जंतुओं की जो स्टडी होती है उसको बायोलॉजी कह दिया, है ना। जो आप अगर जैसे हमारे पास में ऑन्कोलॉजी हो गई है, कैंसर की स्टडी हो गई, तो अलग अलग स्टडीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी इससे पहले वाले लेक्चर में। याद आपको नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है लेक्चर्स, क्या ही देखने, है ना। आप लोग क्या ना प्रो बच्चे हैं कि
क्या ज़रूरत है लेक्चर देखने की, बट ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको सारी ब्रांचेस पढ़ाई थी। अब इसमें ऐसा ही है कि जो सेल की जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कोशिका का विज्ञान, कोशिका का विज्ञान क्या होता है, साइटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सेल्स क्या है, साइटोलॉजी। इसका मतलब स्टडी ऑफ सेल का मतलब क्या है, हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कोशिका का फंक्शन क्या है, ठीक है, कि कैसे कोशिका वर्क कर रही है, किस टाइप की वो, अब बोल दिया आपको फंडामेंटल है, लेकिन उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे और अलग अलग शेप एंड साइज होता है, तो वो सब की जो स्टडी है, उन सब चीज़ों को जो हम मिक्स करके पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी, तो आंसर क्या देंगे, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन। ये मैडम जी कोशिका का अध्ययन कर रही हैं, ऐसी सेल्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। आगे आपको एक और नाम याद रखना है, और वो नाम है रॉबर्ट ब्राउन का। एक स्कॉटिश जो थे ना बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये एक नई चीज़ आ गई है न्यूज़ में, अभी वाले न्यूज़ में नहीं, मतलब जो करंट में न्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसकी सीरीज़ की बात कर रही हूँ, कि अभी तक आपको सेल 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 वर्ड पढ़ा, अब आपको न्यूक्लियस वर्ड और याद रखना है। सेल के बारे में आपको बता दिया मैंने, लिविंग सेल, डेड सेल, ये सब हो गया, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब कि एक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये बात किन्होंने दी, ये बात बताई रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसे ये पूरी क्या है, सेल है, इसके बीच में ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। क्या है बच्चा पार्टी, ये केंद्रक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सेल है, सेल के अंदर सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का मतलब क्या हो गया, वो क्या है, केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है। सेल में न्यूक्लियस होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, ये बात किन्होंने बताई, रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको इनका नाम याद रखना है, वैसे इजी है, रॉबर्ट हुक भी इजी है, रॉबर्ट ब्राउन भी इजी है, तो अब ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, कन्फ्यूजन से मुझे याद आया, इनके नाम ना सेपरेटली लिख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो ऑप्शन सिमिलर सिमिलर लगते हैं। आपने माने जज्बातों में बह के रॉबर्ट हुक आंसर होना था, रॉबर्ट ब्राउन को टिक करके आ गए, आप ऐसे करके आएंगे, वो ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन आंसर देना था, आप भावनाओं में भये हुए थे कि नहीं आंसर तो रॉबर्ट हुक ही होगा, क्योंकि सेल मतलब रॉबर्ट हुक, वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो गलत हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल को, मतलब कि कोशिका के अंदर केंद्रक बताने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। कब, 1831 में इन्होंने ये बात बताई थी, ईयर भी याद रख लीजिएगा। और देखिए क्या क्या करवाएंगे आप लोग, है ना। आगे देखिए, सेल जो है ना वो उसमें वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस आती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, शेप एंड फंक्शन। तो हमारे पास ना कोशिका के अपने अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग अपने कार्य हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने आपको एक डिवीजन तो बता दिया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर करते हैं, मतलब कि एक कोशिका और बहुकोशिक करते हैं। ऐसे ही जो कोशिका है उसमें और भी डिवीजन आते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं, मतलब कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सेल्स के आपको एग्जांपल दे रखे हैं, कितना खूबसूरत डायग्राम है, ये देख रहे हैं आप, एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। कौन कहता है कि जब एक सर्टेन एज के बाद में, जब स्कूल लाइफ पूरी खत्म हो जाती है, एक सर्टेन एज के बाद में बुक से कलर गायब हो जाते हैं, पढ़ाई में रंग ही नहीं बचते। देखिए इतने कलर्स मैंने इन स्लाइड्स में ऐड करे हुए, इतने मुझे नहीं लगता आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। तो ये इसीलिए करें ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे और आपको पढ़ने में मन लगे और आप पढ़ें और अच्छा सा स्कोर करें, जॉब वगैरह लें बढ़िया, है ना, या फिर बिजनेस भी करें, कुछ भी करें, मतलब अच्छा करिए आप लोग। नर्व सेल जो है ना एक लॉन्गेस्ट सेल है, ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नर्व सेल। नर्व सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मानिए कोई चीज़ आपको ना बहुत ठंडी लग रही है, कोई सामने एक दूध का पतीला रखा है एकदम गर्म है, आपने उसको टच किया और एकदम से आपका हाथ पीछे चला गया। सिचुएशन हुई होगी ना आप लोगों के साथ, आम इंसानों के साथ तो होती है, आप अगर लेजेंडरी हैं, रजनीकांत के छोटे भाई बहन है और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा तो बात अलग है, लेकिन आम मनुष्य के साथ में ये चीज़ होती है। तो इस सिचुएशन में आपने ना फट से अपने हाथ को जब पीछे खींचा तो यहाँ पे नर्व सेल आता है। नर्व सेल क्या होता है, इसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल क्या है, फैले हुए होते हैं, एक नहीं होता है न्यूरॉन, अलग अलग होते हैं। पूरी बॉडी में ना नर्व सेल का क्या एक जाल है, नेट टाइप में है। तो ये क्या है, क्या करता है ये, एक तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी कोशिका है ना ये होती है नर्व सेल, सबसे बड़ी है मतलब कि लॉन्गेस्ट है। ये इसका स्ट्रक्चर है। 10th में तो आपको ना टीचर्स ने ऐसे बोला होगा, कुछ करें ना करें आप लोग, नर्व सेल को ज़रूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आएगा। 5 मार्कर्स जो क्वेश्चन होते हैं ना लॉन्ग आंसर्स में,
उसमें नर्व सेल आपसे ज़रूर पूछा जाता था कि नहीं? तो ये बात आपको याद रखनी है कि नर्व सेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है। दूसरा, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब कि कम्युनिकेशन में मतलब कि आपके बातचीत में, आपसे बातचीत करने में नहीं, आपको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत चीज़ों के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन जब आप पैनिक करते हैं ना, तो नर्व सेल का जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा ना, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सामने प्रॉब्लम है तो एकदम रिलैक्स होकर ना डिसीजन लीजिए। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा ये सिचुएशन कि सामने से ना कोई ट्रक, ट्रैफिक कुछ आ रहा है, आप बीच में खड़े हैं, आपका मरने का कोई इरादा नहीं है अभी, लेकिन आप बीच में खड़े हैं। आप उस सिचुएशन में ना डर गए जब वो चीज़ सामने से आती है, लेकिन आप कोई और को देखेंगे ना, तो वो शायद आपको देख के इमेजिन करेगी उसे लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए। आपने मूवीज़ में देखा होगा, साइड हट जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो आप सोच पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उसके सामने नहीं थे, तो आप उस टाइम पे पैनिक नहीं थे, तो आपका नर्व और ब्रेन में ना एक जो कनेक्शन था वो बहुत सेट था, बहुत सही तरीके से था। लेकिन जब आप देखेंगे कि आप उस सिचुएशन में वहाँ खड़े हैं और आप बहुत पैनिक कर गए हैं, आपका माइंड ना सही तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके की फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, मतलब मैसेजेसिंग जो हो रही है ना, आपके नर्व सेल और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ना डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए पैनिक हुए बिना ये चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नर्व सेल ना बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में कि आपको कोई सिचुएशन सामने, आप एकदम से फट से रिएक्ट करें। कैसे करें? क्योंकि नर्व सेल का काम क्या है, मैसेज पहुंचाना। किसको? ब्रेन को। और ब्रेन का काम क्या है, कमांड देना आपको, ताकि आप अपनी बॉडी को वैसे मूव करवा सकें। बात समझ में आई यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्कर में। एक आपका की ऑस्ट्रिच है, पूछ लिया जाए, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना वो सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है, देखा है ऑस्ट्रिच एग। तो लॉन्गेस्ट है क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो ये किस में आ गया? लॉन्गेस्ट में आ गया। ह्यूमंस में बात करें, शरीर की जो शरीर की बात करें तो उसमें क्या है, नर्व सेल है। लेकिन अगर जो एग की बात करें तो उसमें क्या है, ऑस्ट्रिच है। तो आपको याद रखना है, जो ऑस्ट्रिच का एग है ना वो लार्जेस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बच्चा बाटी? एक होता है लार्ज और एक होता है लॉन्ग, दोनों वर्ड्स में ना डिफरेंस है। लार्जेस्ट का मतलब क्या है, लंबा, बड़ा, ठीक है। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो जो नर्व सेल है ना वो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट का मतलब बहुत बड़ी है, वो लार्ज नहीं है, बड़ी है। और जो ऑस्ट्रिच है वो एग जो है ना वो कैसा है, लार्ज है, मतलब कि बहुत बड़ा है, ठीक है, हाइट वाइज बात करें तो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग देख रहे हैं कितना अलग अलग टाइप के, नॉर्मल एग, और ये वाला एग खाते होंगे आप लोग, है ना, और ये फिर यहाँ पे ये वाला एग है ऑस्ट्रिच। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बाद में 2 और पार्ट्स में सेल को डिवाइड किया गया है, विच इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और कौन सी है, यूकैरियोटिक। ये 2 टाइप्स और आते हैं आपके पास में। ये है हमारे पास में प्रोकैरियोट, ये वाले ऐसी, और ये क्या है, यूकैरियोट। पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोट सेल क्या होती है? प्रोकैरियोट सेल के साइज की बात करें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सेल जो है ना, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, यानी कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, कोई झिल्ली से बंधा हुआ अंग नहीं होता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। क्वेश्चन कैसे बनता है, लाइक आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, विच वन इज यूकैरियोटिक सेल। दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ से बन जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप कैसे याद रखेंगे, पी फॉर प्रो और पी फॉर प्रेजेंट। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है, यानी कि कोशिका का भित्ति क्या है, उपस्थित है। 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं आपके लिए ना। यहाँ पे आप देखिए, P फॉर प्रोकैरियोटिक और P फॉर प्रेजेंट, तो इसका मतलब सेल वॉल क्या है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका साइज आपको पता होना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी देखिए, प्रोकैरियोटिक में ना बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब, जैसे ये अमीबा है, इसने फूड को कैप्चर किया, तो ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और न्यूक्लियस एक्सपेंड होते ही अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन शॉर्ट मैं आपको क्या बता रही हूँ कि बाइनरी का मतलब क्या है, 2, ठीक है, और फिजन का मतलब क्या है, विखंडन। यानी कि जो चीज 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, 2 पार्ट्स में टूट रही है, उसे आप क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल इसका, ये पेन ले लीजिए, अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे मेरे पास, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसका बाइनरी फिजन कर दिया। बाइनरी मतलब 2, और फिजन का मतलब क्या होता है, विखंडन, यानी कि टूटना। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें बाइनरी फिजन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि जो आगे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 2 जनरेशन आएंगी एक साथ। समझ गए? जैसे अमीबा एग्जांपल है, अमीबा में क्या हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है।
ये अमीबा, इसका न्यूक्लियस है, एक्सपेंड हुआ, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये एक अमीबा आ गया और ये कौन सा आ गया आपके पास, दूसरा अमीबा। बात समझे यार कि नहीं समझ गए होंगे, है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में एज अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सिंपल सी बात आपको जो याद रखनी है, क्या क्या याद रखनी है प्रोकैरियोटिक में, सेल वॉल प्रेजेंट है, साइज याद रखेंगे 1 से 10 माइक्रोमीटर। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें आपके पास में कोई भी ऑर्गेनेल बाउंड नहीं होता। और तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो क्या है, बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स में ब्रेक होना, यानी कि द्विखंडन होना। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक। अब नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, मतलब फिक्स्ड न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है, वेल डिफाइंड क्या है, न्यूक्लियस है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। और इसके अलावा इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मतलब जैसे हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल में एक डिफाइंड ऑर्गेनल नहीं होता, बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, इसके अंदर होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल में ना फिक्स्ड न्यूक्लियस होता है, फिक्स्ड न्यूक्लियस होता है। आगे बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जा रही है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। अब ये देखिए एनिमल्स जो है ना कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, कुछ एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंगी में और प्रोटिस्ट में। ये एग्जाम्पल है आपके पास, प्रोटिस्ट हो गया, ये फंगस हो गया, मशरूम देखा होगा आपने, एनिमल्स से देख रहे हैं पूरा कितने वैरायटी, और प्लांट्स है, इन सब में पाई जाती है। और इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है जो इनमें सेल पाई जाएंगी वो भी कैसी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल जो है ना वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड सेल होती है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आज हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती है ये देख लिया, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था सेल का। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेल का डिवीजन होता है यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। फिर बच्चा हमने सेल के डिवीजन के बाद में एक कोशिक बहुकोशिक पढ़ने के बाद में हमने ये भी पढ़ा कि सेल के जो टर्म है वो किन्होंने कॉइन करी। सेल के जनक की बात आती है तो हमारे पास लिविंग सेल भी थी, डेड सेल भी थी। रॉबर्ट हुक का नाम जो हमने सबसे ज़्यादा बार सुना है सेल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे कि उनकी जो सेल थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। फिर हमने लिविंग सेल पढ़ी, उसके साथ साथ में हमने कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी और कुछ क्या पढ़ी, यूकैरियोटिक। इनके बीच का डिफरेंस पढ़ा जो कि एग्जाम में ज़रूर आता है। सो ये टॉपिक आज अभी खत्म नहीं हुआ है, सेल को हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट में जो सेल पढ़ेंगे उसमें हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर योर एग्जाम। और जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मैक्स टू मैक्स शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, और हमारी पूरी टीम जो आपके लिए इतने एफर्ट्स करी उनको भी सपोर्ट करेगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।